दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन ने पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला। ये मार्च कल निकाला गया। इस दौरान बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रथ लेकर के अपने आवास से निकले। तेजस्वी यादव के रथ को उनकी मां राबड़ी देवी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। जिस प्रकार से इन लोगों ने संवैधानिक संस्थानों को खिलौना बना रखा है, इससे सभी परेशान है। यह तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच आए हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम ने पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च की घोषणा की थी पहले ही, जो कल निकाला गया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों को गुलाम बनाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने का काम सौंपा गया है। तेजस्वी यादव ने मौजूदा केंद्र सरकार पर अटल आडवाणी युग की शिष्टाचार वाले विशेषता को समाप्त करने का भी आरोप लगाते हुए केंद्र की नीतियों के विरोध में विरोध मार्च की घोषणा की थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। जहां सूत्रों ने बताया है कि सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की सोमवार को यानी कि आज दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। जहां सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया है कि ये कार्यक्रम केवल मुख्यमंत्रियों के लिए था। जब कोविड-19 से रिकवर होने के बाद वे सोमवार को जनता दरबार में उपस्थित होंगे। जहां उनके स्वास्थ्य कारण के चलते इस कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से नीति आयोग के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिहार को राज्य विकास रैंकिंग में सबसे नीचे रखा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर कुछ अचल संपत्ति का आरोप लगाया गया है। उन्हें नोटिस भेज करके जवाब मांगा गया है। इसी के साथ बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। तमाम बड़े नेता लगातार आरसीपी सिंह पर जुबानी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आखिरकार आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की घोषणा उन्होंने नालंदा के बिहार शरीफ में मीडिया से बातचीत करने के दौरान किया है। जहां इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का नाम भी लिया। जब पार्टी से जवाब मांगा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं। उनके इतने लंबे करियर के बाद भी आज तक उन पर कोई भी आरोप नहीं लगा है। पार्टी आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप परिवारवाद के बिंदुओं पर बिंदुवार अपनी राय से पार्टी को तुरंत अवगत कराएं। ये पहली बार ही होगा कि जब अपने ही पूर्व मंत्री पर किसी पार्टी ने इस तरीके का आरोप लगाते हुए उनसे जवाब मांगा। जहां आरसीपी सिंह पर इस तरह से पार्टी के द्वारा हमलावर रुख को देखते हुए आगामी चुनाव को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू में हुई खींचतान का असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि आरसीपी सिंह जेडीयू से जुड़ी हुई कई बड़े खुलासों का उजागर कर सकते हैं। जब पार्टी में ये विद्रोह क्या नया रंग लाता है, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है और केडीवी लाइव आपको हर अपडेट के बारे में साझा करता रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी जाह्नवी एक बार फिर से चर्चा में है। जब पहले जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करके सुर्खियां बटोरने वाली जाह्नवी अब अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नजर आई। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 44 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, यूएन के सदस्य और हॉलीवुड के एक्टर्स के सामने बीते 1 अगस्त को प्रदर्शित किया गया। जाह्नवी लगातार सोशल इश्यूज पर यूएन में अपनी बात भी रख रही है और इन दिनों एड्स जैसे गंभीर मुद्दे पर अपने विचार रख रही है। महज 16 वर्षीय जाह्नवी ने इतने कम उम्र में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के डॉक्यूमेंट्री के लिए भारत से अकेले चुनी गई है। जाह्नवी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और फिर घर में मिले माहौल को देती है। जाह्नवी उन मुद्दों पर खुलकर के विचार रखती है जिस पर आमतौर पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते। वहीं अब जाह्नवी ने सफलता के लिए और एक कदम आगे बढ़ा दिया है। दरअसल जाह्नवी का सिलेक्शन मिस टीन
इंडिया के फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है और अब जल्द ही वे मिस टीन इंडिया का खिताब भी हासिल कर सकती है। जाह्नवी की इस सफलता से माता पिता अभी काफ़ी खुश हैं। एक के बाद एक बड़ी सफलताओं से जाह्नवी का परिवार फूले नहीं समा रहा है। हाल ही में जाह्नवी के छोटे भाई सूर्यांश ने भी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। सूर्यांश महज 13 साल 56 कंपनियों का CEO है। जहां इन दिनों सूर्यांश की प्रतिभा की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। मुजफ्फरपुर के ये दोनों भाई बहन के लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस मानसूनी सीजन का वज्रपात कहर बनकर के व्यक्तियों पर टूट रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 8 लोगों की ठनका गिरने से जान चली गई है। इनमें से 5 सारण जिला, 2 मुजफ्फरपुर तथा 1 जहानाबाद जिले का रहने वाला था। जहां इस साल अब तक 170 से भी अधिक व्यक्ति आकाशीय बिजली के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। जब पिछले कुछ सालों में बिहार में ठनका गिरने की घटनाएं बढ़ी है। मिल रही खबर के अनुसार कल सारण जिले के मरोड़ा एवं दरियारपुर में खराब मौसम के कारण अलग अलग स्थानों पर ठनका गिरा। जहां इसकी चपेट में आने से 2 किसान, 1 मजदूर, 1 युवक तथा 1 विद्यार्थी की जान चली गई। जब पहली घटना मोहम्मदपुर गांव में हुई, जहां कुछ लोग दोपहर में बरगद के वृक्ष के नीचे यानी कि पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हुआ और वृक्ष पर बिजली गिरी और जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में आप किसी भी जमीन का रसीद ऑनलाइन के द्वारा काट सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। हालांकि ऑनलाइन के माध्यम से निकाले गए रसीद के द्वारा आप न्यायालय में जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको रसीद को लेकर के अंचल कार्यालय जाना होगा और फिर वहाँ पर अपने ऑनलाइन रसीद की प्रिंट आउट पर अंचल कार्यालय का मुहर CEO से हस्ताक्षर करना होगा। आपको बता दें कि लोगों की परेशानियों को दूर करने तथा जमीन लगान को जमा करने के लिए सरकार ने रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। जहां आप ऑनलाइन के द्वारा अपने जमीन का लगान जमा कर सकते हैं और उसका रसीद निकाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के द्वारा किसी भी जमीन का रसीद काटना चाहते हैं तो फिर आप वेबसाइट www.bhulagan.bihar.gov.in पर जाकर के जमीन की पूरी डिटेल्स भरें और फिर ऑनलाइन पेमेंट करके जमीन का रसीद निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा 2250 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा उन्हें डीजल अनुदान के रूप में फसलों की सिंचाई के लिए दिया जाएगा। खबर के अनुसार नीतीश सरकार बिहार के सभी जिलों में किसानों को धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों में दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ डीजल अनुदान देगी। वही धान का बिचड़ा और जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ डीजल अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आप कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जगदीप धनखड़ की 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति ने सभी को चौंका दिया था और अब देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में उनके निर्वाचन ने भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। धनखड़ 71 साल के हैं और शनिवार को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुना गया है। चुनाव में उन्हें 528 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले। जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका से पहले 71 वर्षीय धनखड़ एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने राजस्थान में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्र में कुछ दिनों के लिए संसदीय कार्य मामलों के कनिष्ठ मंत्री रह चुके धनखड़ को उनका ये अनुभव राज्यपाल के सभापति के रूप में सदन का संचालन करने में मददगार साबित होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जब धनखड़ 6ठी कक्षा में थे तब वे 4-5 किलोमीटर पैदल चल करके एक सरकारी स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। जब क्रिकेट प्रेमी होने के साथ साथ उनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर भी रहा है। जब धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने का तात्पर्य यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पीठासीन अधिकारी अब राजस्थान से होंगे, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बात को लेकर भी ये काफी अहम हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि हर कोई 5G सर्विस के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि 15 अगस्त को 5G सर्विस भारत में लॉन्च होगी, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर 5G सर्विस के भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है। माई स्मार्ट प्राइस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नाम नहीं छापने के शर्त पर एक रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों ने अंग्रेजी दैनिक द हिंदू बिजनेसमैन से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले भारत के 75वें
पूरे स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2022 पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मध्य से ही भारत में 5G सर्विस का औपचारिक लॉन्च होने वाला था। 5G के लिए भारत की स्पेक्ट्रम नीलामी में रिकॉर्ड टर्नओवर देखा गया, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से कुल 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। मौजूदा खिलाड़ियों में यानी कि कंपनियों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ अब अडानी डेटा नेटवर्क भी प्राइवेट टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी शामिल हो गया है। जब नीलामी के अंतिम दिन से पहले 30 जुलाई को मुंबई में 5G प्रौद्योगिकियों के साथ भारत के अवसरों पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में 5G सर्विस को 1 या फिर 2 साल के भीतर पूरे भारत में व्यापक रोल आउट से पहले इस साल अक्टूबर तक रोल आउट और फिर उपलब्धता का पहला चरण दिखाने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब पटना में अपराधी अब अलग अलग तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की जांच में ये भी पाया गया है कि पटना के अलावा नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया और जमुई साइबर अपराधियों की हॉट स्पॉट बन गए हैं। ये अपराधी इतने शातिर हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के डिलीवरी बॉय को अपने निशाने पर लेते हैं। जहाँ डिलीवरी बॉय के अलावा साइबर कैफे और फिर फोटो स्टेट की दुकानों में से ग्राहकों के नंबर और आधार नंबर की खरीद करते हैं। जहाँ शातिरों को पहले एक अधिकारी ने बताया है कि बैंकों के कर्मचारी से भी ग्राहकों का डेटा खरीदते हैं, केवल 20 रुपये देकर के ये मोबाइल नंबर खरीद लेते हैं। वहीं EOU की जांच में ये भी पाया गया है कि नालंदा और नवादा के साइबर अपराधियों का बंगाल और झारखंड के गैंग से तार जुड़ा है। ये गिरोह बंगाल और झारखंड के गाँव के करीब लोगों को अपना निशाना बना करके झांसे से उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा करके ATM कार्ड और फिर पासबुक रख लेते हैं, जब बदले में उन्हें 25,000 रुपये देते हैं। साइबर अपराध के जरिए ही इन अपराधियों ने कई फ्लैट और जमीन खरीद रखी है। पत्रकार नगर पुलिस ने 2021 में बेलछी के मुन्ना को 1,50,000 रुपये और फिर 60 ATM के साथ पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया था। हालांकि मौके से नालंदा का शिव शंकर भाग निकला था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने आय से अधिक संपत्ति यानी कि DA मामले में निलंबित पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP रंजीत कुमार रजक के ठिकानों की तलाशी ली है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की इस साल मई में हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के सिलसिले में निलंबित DSP की भूमिका पहले से ही EOU की जाँच के दायरे में है। यह प्रश्न पत्र लीक मामले में उन्हें पिछले महीने EOU ने गिरफ्तार किया था और अब वे न्यायिक हिरासत में है। EOU के मुताबिक DSP के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का नया मामला दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेज और अन्य सबूतों से पता चला है कि लोक सेवक ने चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपने नाम पर और अपनी पत्नी, मां और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की है। ये संपत्ति उसकी आय के अज्ञात स्रोतों से अधिक है। जहाँ EOU ने कहा है कि पटना, कटिहार और अररिया जिले में रजक से जुड़े 4 ठिकानों की तलाशी ली गई है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण सबूत और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 67वीं BPSC पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार और निलंबित DSP रंजीत रजक के ठिकानों पर हुई छापेमारी में काली कमाई से अर्जित अकुत संपत्ति का पता चला है। जब बिहार पुलिस की ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने रंजीत के पास से अकुत संपत्ति बरामद की है। आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैयर हसनैन खान के मुताबिक निलंबित DSP रंजीत रजक के खिलाफ सूचना मिली थी कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक संपत्ति अपने और फिर परिवार वालों के नाम से बनाई है। उन्होंने बताया है कि जांच में ये सामने आया है कि रंजीत ने अपनी पत्नी के नाम से मोहल्ला धनौत थाना रूपरापुर पटना में एक आवासीय प्लॉट करीब 51 लाख रुपए में खरीदा था। इसके अलावा पत्नी के ही नाम से कटिहार जिला की मनिहारी थाना के मौजा हंसवाड़ में 29 डिसमिल का एक आवासीय प्लॉट करीब 5,90,000 रुपए में खरीदा हुआ है। वहीं DSP ने अपनी मां के नाम से भी मौजा हंसवाड़ में ही लगभग 28 डिसमिल का एक प्लॉट खरीदा है। जांच में यह भी सामने आया है कि वह अपनी काली कमाई को व्हाइट मनी में बदलने के लिए अपनी बहन के नाम से हैप्पी फ्यूल सेंटर भी खोल रखा था। जहाँ वहीं निलंबित DSP रजक और उनकी पत्नी के बैंक खातों में कैश भी जमा किया गया है। इसके अलावा चेक और इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में पैसे का लेन देन हुआ है। इतना ही नहीं, रंजीत रजक ने अपनी ससुर के नाम से एक टोयोटा इनोवा क्रेटा कार भी खरीदी थी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन आपराधिक घटना होते रहते हैं। ताजा मामला बक्सर से सामने आया है, जहां हथियारबंद आरोपियों ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी जान चली गई है। यह घटना के बाद परिवार वाले में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। जानकारी के मुताबिक घटना बक्सर के नगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट इलाके की है, जहां शनिवार देर रात युवक अपना दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी हथियारबंद आरोपियों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। यह घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने युवक के परिवार वालों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी अस्पताल में जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू पार्टी में अगर दरार आई तो फिर उसकी वजह दो लोगों को माना जाता है, जो कभी जेडीयू पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता माने जाते थे। करोड़ों की संपत्ति को लेकर के चर्चा में आए आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, लेकिन शायद दोनों के बीच में कुर्सी आ गई। आज समय के साथ ही दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई है कि अगर एक जगह दोनों मिल भी जाए तो फिर सीएम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं जेडीयू ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी है। खुद नालंदा जिले के जेडीयू प्रखंड के अध्यक्ष ने आरसीपी सिंह को 100 कॉज नोटिस भेज करके उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यह नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति है। 1966 में जब नीतीश कुमार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, तो उसी दौरान उसकी नजर आरसीपी सिंह पर पड़ी। इस दौरान उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी आरसीपी सिंह केंद्र मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के तौर पर काम करते थे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो फिर उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया। 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो फिर उन्होंने आरसीपी सिंह को दिल्ली से बिहार बुला लिया। 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल 5 अगस्त तक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में सामान्य या फिर लंबी अधिक के औसत से 6% अधिक बारिश देखी गई है, लेकिन भौगोलिक विषमताओं ने चावल समेत खरीफ की सभी फसलों की रोपाई पर असर डाला है। ये खुलासा बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नई रिपोर्ट में किया गया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि अनाज की खेती का रकबा, जिसमें चावल शामिल है, जब पिछले साल से कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बारिशों में कमी रही है। अनाज की खेती का रकबा पिछले साल के 4 करोड़ हेक्टेयर से घट करके इस साल 3 करोड़ 74 हेक्टेयर रह गई है। भारत में जून से अक्टूबर तक चलने वाले 2022 के खरीफ सीजन में दालों की बुआई क्षेत्र में भी कमी आई है, जब पिछले साल की तुलना में दालों की खेती के रकबे में पिछले साल की तुलना में 2.5% की कमी आई है। जब दालों के अंदर अरहर के रकबे में 10% की गिरावट आई है, जबकि उड़द की बुआई में 2021 की अपेक्षा में तुलना में 6% की कमी हुई है। लेकिन रिपोर्ट में पता चला है कि दालों के अंदर मूंग की बुआई में 2.5% की वृद्धि हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब मानसून काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, जिससे लोगों को अब उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कल रविवार को गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा था। सभी जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अब दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन बारिश नहीं भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आजकल मौसम विभाग को भी चक्कर में डाल दिया है। पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग भी ठीक ढंग से पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहा है। फिर भी मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि उत्तर बिहार में मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही होगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है। इस दौरान पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका जिले में वही कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा सारण, सिवान, वैशाली जिले में भी कहीं कहीं वज्रपात के साथ बूंदाबूंदी होने की आशंका जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश से किसानों को काफ़ी राहत मिली है, लेकिन बिहार में बारिश का आंकड़ा अब भी औसत से 33% कम है। जब बिहार में अब तक 545 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, इसके मुकाबले 367.5 मिलीमीटर ही पानी गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में बिहार के अधिकांश भागों में सामान्य से लेकर के सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस कारण कुछ जिलों में सूखे का संकट बरकरार रह सकता है।
तो दोस्तों बात करते हैं कि गंडक नदी का जलस्तर चौथे दिन घटने लगा है। नदी का जलस्तर घटने के साथ ही गांव में भी पानी उतरने लगा है, लेकिन गांव में तबाही जारी है। जब नदी के रुख को देख करके निचले इलाके के लोग घरों से निकल करके सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुटे हुए हैं। नदी के घटते बढ़ते जलस्तर को लेकर के जल संसाधन विभाग भी हाई अलर्ट मोड में है। गंडक नदी का पानी कम होने के कारण तटबंधों पर अब कटाव का खतरा को लेकर के चिंता बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की टीम तटबंधों पर कैंप करके लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। नदी और बांध के बीच बसने वाली दियारा के निचले इलाके में तबाही जारी है। निचले इलाकों में बसने वाले गांव में पानी अब घटने जरूर लगा है। जब पीड़ित गांव में घरों में जलावन पानी में बह गया है, जहाँ ओढ़ना बिछाना भी बह ले गया है, जहाँ किसी तरीके से ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखे हैं। खाने पीने के भी अब संकट पैदा होने लगा है। चापाकलों के डूबने से पीने के पानी के भी संकट हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना ने नया रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें इस योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाया है। बाकी बचे गांवों में भी इस साल दिसंबर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जब बिहार ने हर घर नल जल पहुंचाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। जल जीवन मिशन के डेटा के आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2022 तक योजना से 1,60,00,000 लाभार्थी जुड़ चुके हैं। साथ ही बचे हुए लाभुकों को इस साल दिसंबर तक जोड़ा जाएगा। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। जब बिहार में हर घर नल जल योजना का काम 99% पूरा हो चुका है। जब बिहार में 7 निश्चय के तहत 2016 में हर घर नल का जल योजना शुरू की गई थी। आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के तहत देश के सभी लोगों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जब पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की थी। इस योजना को 2024 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। खास बात यह है कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में काम की गति काफी धीमी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश कल हथकरघा दिवस मनाया। जब बिहार सरकार भी हथकरघा दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन किया। हैंडलूम के क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर के उद्योग विभाग प्रतिबंधित है। इस मौके पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बहुत से राज्य हैंडलूम के अपने पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करते हैं। बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हैंडलूम सेक्टर आजादी के पहले से ही देश के ग्रामीण इलाकों और फिर छोटे छोटे शहरों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराता रहा है। उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को मजबूत प्रदान करने में देश के जिन पारंपरिक उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें हैंडलूम और देश के बुनकरों का योगदान अतुलनीय रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस न सिर्फ देश की आज़ादी और फिर स्वाभिमान की रक्षा में अद्वितीय योगदान देने वाले राष्ट्र प्रेमियों को सलाम है, बल्कि देश की उत्कृष्ट शिल्प कौशल का भी प्रोत्साहन है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह के पीछे जदयू हाथ धोकर के लग गई है। नालंदा के बाद अब देश प्रदेश के बड़े शहरों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की संपत्ति के ब्यौरे जुटाए जा रहे हैं। यह दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और फिर उन शहरों के आसपास से आरसीपी सिंह की जमीन तथा अन्य संपत्तियों की खोज जदयू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये काम अभियान के तौर पर किया जा रहा है। जब ये भी पता लगाया जा रहा है कि आईएएस रहते आरसीपी सिंह ने कोई लाभ तो नहीं लिया है। जदयू सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनकी संपत्ति के ब्यौरे की दूसरी लिस्ट भी जल्द ही सामने आएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का दावा करने वाली पार्टी जदयू की ओर से अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की संपत्तियों के ब्यौरों को जुटाने को लेकर के विभिन्न स्तर पर सक्रियता की सूचना मिल रही है। जदयू के भरोसेमंद सूत्रों की माने तो अभी तो सिर्फ नालंदा जिले के 2 प्रखंडों अस्थावा और इस्लामपुर का ही मामला सामने आया है। अब उनके पैतृक जिले से बाहर संपत्ति अर्जित करने की जानकारी एकत्रित करने जा रही है। इसके तमाम साक्ष्य जुटाए जाने के बाद पार्टी के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष उन ब्यौरों को रखा जाएगा, जहां इन काम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि किसी बड़े शहर में मेरी कोई संपत्ति नहीं है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि कौन केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आकर के अपने गांव में रहता है। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मैं सीधे अपने गांव आया, तब से यही रह रहा हूं। आरसीपी सिंह के तेवर अभी भी कम नहीं हो रहे, बल्कि पार्टी और फिर नीतीश कुमार के खिलाफ वे खुल कर के बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर की टीईटी अभ्यर्थियों ने कल पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जब सचिवालय की ओर जाने के लिए आगे बढ़े तो फिर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जब पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच पहले बहस हुई, इसके बाद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। ये देख करके पुलिस ने लाठीचार्ज करके सभी को खदेड़ डाला। इसमें 10 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। चोटिल अभ्यर्थी पीएमसीएच समेत कई निजी अस्पताल में भर्ती है। कल बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रदर्शन में हर जिले से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। संघ के उपाध्यक्ष मीके पाल और नितेश पांडे ने बताया है कि 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर के पिछले 6 दिनों से आंदोलन चल रहा था। शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक जारी नहीं की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। जहां वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। जहां बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है तो फिर कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी आई है। राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 94 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 28 पैसे प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई है। आप अपने शहर में भी पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना SMS के जरिए चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल यानी कि IOC के उपभोक्ता RSP डीलर कोड लिख करके 9224992249 नंबर पर और HPCL के उपभोक्ता HPPRICE डीलर कोड लिख करके 9222201122 नंबर पर भेज सकते हैं। आप इन नंबर पर मैसेज भेज करके अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप की पेट्रोल डीजल की रेट जान सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सिवान को लेकर के खासे चर्चे में हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव से पिछले दिनों शहाबुद्दीन परिवार के कट्टर विरोधी माने जाने वाले रईस खान की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाना शुरू हो गया है कि रईस खान आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव का मिशन सिवान एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें तेज प्रताप यादव और पूर्व MLC अजित पांडे वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान पांडे तेज प्रताप यादव से कहते हैं कि नजर नहीं आ रहे हैं कि इस बार सिवान की सभी 8 सीटों पर आरजेडी का कब्जा हो जाएगा। वीडियो कॉल के जरिए टुन्नाजी पांडे और फिर तेज प्रताप यादव के बीच बातचीत हो रही है। तेज प्रताप यादव मोबाइल के जरिए पूर्व MLC से जुड़े हुए और टुन्नाजी पांडे के साथ खड़े किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व MLC टुन्नाजी पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी ने पिछले चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सिवान की सभी 8 सीटों पर आरजेडी का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 225 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस दौरान एक संक्रमित की जान गई है। जब पटना जिले में सबसे अधिक 68 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही पूर्णिया में 21, भागलपुर में 19, सुपौल में 15, रोहतास में 11, अररिया में 10, गया में 10, अरवल में 9, बांका में 2, भोजपुर में 3, दरभंगा में 2, जहानाबाद में 2, कटिहार में 2, किशनगंज में 3, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 2, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 3, सारण में 6, शेखपुरा में 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1 मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जवाब मांगा था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संपत्ति को लेकर के उनसे जवाब तलब किया था। जवाब देने से पहले आरसीपी सिंह ने जेडीयू से तौबा कर लिया है। अपना इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह ने तो यहां तक कह डाला है कि 7 जन्म तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आरसीपी सिंह ने कहा है कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है, इस पार्टी में कुछ भी नहीं बचा है। इस दौरान ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बगैर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जिन लोगों ने चुनाव में जेडीयू के खिलाफ काम किया वे आज महिमा मंडित हो रहे हैं। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर के घूमा, वे महिमा मंडन हो रहा है। नीतीश कुमार एक जन्म क्या 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जेडीयू डूबता हुआ जहाज है। हमारे लोग पार्टी को छोड़ेंगे और नैया डूब जाएगी। जानबूझ करके मेरे इमेज को टारगेट किया गया है। वर्षों से लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैं जमीन का आदमी हूँ, मैं फील्ड का आदमी हूँ। आज तक मैंने गरिमा के साथ काम किया है। चल जाएं उत्तर प्रदेश, कोई बता दे हमने किसी का चाय तक पिया है क्या? मेरे पास सभी ऑप्शन खुले हुए थे।
दोस्तों बात करते हैं कि अग्निवीर में भर्ती होकर के देश सेवा में जाने को बड़ी संख्या में लड़कियां भी मन बना चुकी है। 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद मोबाइल और फिर लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब तक 1000 से भी अधिक महिलाएं अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुकी है, जब कुछ साइबर कैफे में भी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही है। शुरुआती दौर में महिला अग्निवीर में भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर सेना में भर्ती कार्यालय को नामित किया गया, लेकिन झारखंड से आने वाली महिला उम्मीदवारों को गंगा इस पार जाम में फंसने के डर से सेना अधिकारी ने दानापुर को केंद्र बनाया है। जहां सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि दानापुर में भर्ती होने से बिहार झारखंड की महिलाएं अभ्यर्थियों को उतनी परेशानी नहीं होगी। आपको बता दूं कि नेवी में अग्निवीर स्कीम के तहत 80,000 महिलाएं उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अग्निवीर योजना के तहत केवल 4 साल के लिए 17.5 साल से 21 साल की आयु के युवाओं की सशस्त्र सेवाओं में भर्ती का प्रावधान है। केंद्र ने बाद में 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 23 साल तक बढ़ा दी थी। जब संपूर्ण भारत के 10वीं 12वीं पास महिला अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना द्वारा नोटिफिकेशन आमंत्रित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को रौंद डाला। घटना में मौके पर ही बच्चे की जान चली गई। जहां जान जाने की सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ करके जमकर की धुनाई कर दी, पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से निकाल करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। बताया जा रहा है कि आने वाली सोमवार को देखते हुए बच्चा साइकिल से फूल खरीदने जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने बच्चों को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही बच्चे की जान चली गई। यह घटना के बाद लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। लोगों ने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार वालों में हरकंप मच गया। परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 11 यूनिवर्सिटी और फिर 325 कॉलेजों की अब मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसको लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस पर के कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। यह मामला 287 करोड़ की अनुदान राशि का उपयोगिता नहीं देने का है। जब मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने 7 विश्वविद्यालय के कुलपति को यह आदेश देते हुए कहा कि पहले फेज की सूची में 14 कॉलेजों की मान्यता 18 अगस्त के पहले खत्म किया जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दिया जाए। जब विश्वविद्यालय के कुलपति अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर उन पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है। अगर 14 कॉलेजों की बात की जाए तो इसमें BN मंडल विश्वविद्यालय, तिलकमांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के सबसे ज्यादा कॉलेज शामिल है। इनमें BN मंडल विश्वविद्यालय के पूर्णिया कॉलेज, सर्वनारायण राम कुंवर सिंह कॉलेज, वीर नारायण चंद कॉलेज सहित कई कॉलेज शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने JDU और BJP के रिश्ते को लेकर के बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि JDU 2 गुटों में बढ़ गया है। एक गुट ऐसा है जो BJP को सपोर्ट करता है, तो फिर वही दूसरा गुट भाजपा को सपोर्ट करने का दिखावा करता है और पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। दरअसल चिराग पासवान कल गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे थे। इस दौरान उनका ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दूं कि चिराग पासवान गया जिले के कोच प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन सहित अन्य कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। जब पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम की हालात काफी खराब हो चुकी है। 3 साल का कोर्स पूरा होने में 5 साल लग जा रहा है। शिक्षा की स्थिति ऐसी हो गई है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों को परीक्षा की तारीख तक नहीं बता दी जाती है। इसके अलावा छपरा जिले में शराब से हुई मौत को लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। शराब माफिया प्रशासन की मिली भगत से अवैध शराब बेच रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन शराब से लोगों की जान जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मधुबनी की हरलाखे थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने 3 घरों में पिस्तल के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। करीब 20 की संख्या में आए अपराधियों ने 3 घरों में डकैती की है। अपराधियों ने जेवरात, नगद और मोबाइल समेत करीब 10 लाख रुपए की डकैती की है। जानकारी के मुताबिक कल रात करीब 12:30 बजे डकैतों ने पिस्टल के बल पर डीलर विनोद झा, श्याम झा और वरुण झा के घर में प्रवेश किया। घर में घुसते ही डकैतों ने पिस्टल के बल पर लोगों को बंधक बना लिया। उसके बाद घर में रखे अलमारी और दीवान पलंग को तोड़ करके जेवरात और नगद सहित मोबाइल फोन लूट लिए। डकैतों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की और फिर जर्दा बम भी फोड़ा। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है।
चेतना रैली निकलती है, जन जागरण रैली निकलती है, लेकिन प्रतिरोध रैली ये कैसी रैली है जिसके नाम में ही प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा है कि कभी सत्ता में रहते हुए प्रतिरोध किया, अब सत्ता से बाहर है तो फिर प्रतिरोध कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि जो लोग गोली बम और जंगल राज से आए हैं उन्हें यहाँ की जनता जवाब देगी। मनोज तिवारी ने कहा है कि अगर उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार से इतनी चिंता है तो फिर जनता के पास जाएं, यूँ सड़क पर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि आज नरेंद्र मोदी के शासन में देश किस ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित है कि ऐसा क्या किया जाए कि जनता के बीच जा सके। पूरी पार्टी इस पर चिंतित दिख रही है। कार्यक्रम के दौरान मनोज तिवारी अपने भोजपुरी अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा है कि हम लोग बिहार की भोजपुरी संस्कृति को ही पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अच्छा लगता है जब लोग बिहार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट का जब से निर्माण हुआ है तब से ही यह नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट भारत के सफलतम एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। जब पिछले 6 महीने में दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों की संख्या 10 लाख के पार चली गई है, वहीं 20 महीने में 6899 विमानों ने उड़ान भरी है। जब फ्लाइट के मामले में दरभंगा हवाई अड्डा 95% से अधिक पैसेंजर लोड फैक्टर के साथ क्षेत्रीय हब बनकर के उभरा है। दरअसल सांसद गोपाल ठाकुर ने लोकसभा में उड़ान योजना के तहत संचालित दरभंगा एयरपोर्ट की उपलब्धि और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सरकार से जानकारी मांगी थी। इस प्रश्न के जवाब में नगर विमानन राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने बताया है कि क्षेत्र संपर्क योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट सबसे सफलतम एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। 120 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का विकास किया गया है। बिहार सरकार से टर्मिनल भवन के निर्माण, कार पार्किंग, कार्यालय आदि के निर्माण के लिए 78 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।